Hello student, welcome back to Nirmala ATN Medical Academy. Myself Govind Singh Dagor, BTech from NIT Surat and MSc in Physics. बच्चों, आज हम 11th क्लास फाउंडेशन का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर सदिश। ये अपन का पहला लेक्चर है। तो बच्चों, आपने वेक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज 9th और 10th क्लास में ले रखी है। हम 11th क्लास में वेक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नाइन्थ एवं 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी भी अपन की क्या दो टाइप की होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी हुई है। तो देखो, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी अपन की कौन सी होगी। तो देखो, इसको फिजिकल क्वांटिटी को पता लगाने का एक मेथड होता है कि सिस्टम की जिस प्रॉपर्टी को या फिर ऑब्जेक्ट की जिस प्रॉपर्टी को अपन मेजर कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो होगी वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट चीज है, जिस प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। तो बच्चों, यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो क्या लिखेंगे कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लो, जिन प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो, यहां से मुझे पता लग गया ऐसी प्रॉपर्टी जिनको मेजर कर पाएंगे फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे कि देखो, आपसे कोई बोल दे कि मास, क्या बोल दिया, मास, और मास की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 kg। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का आपको मास बोला है, उस मास को मैंने मेजर किया है, नहीं किया, कितना, 2 kg। इसका मतलब मास अपन की कैसी वैल्यू है, कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका बोल दिया फोर्स। माना कि आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन। तो देखो स्टूडेंट, फोर्स को अपन ने मेजर किया है और उसका मेजरमेंट कितना है, 10। इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है अपन की, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, मास और फोर्स को अपन मेजर कर पा रहे हैं कि वो है कितना, तो इसलिए इन क्वांटिटियों को अपन ने क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटी। देखो, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, जैसे कि मेरे दर्द हो रहा है, तो मुझे बताओ मेरे दर्द कितना हो रहा है, इसका कोई मेजरमेंट है क्या, नहीं। बताओ, दर्द कितना हो रहा है, इसका मेजरमेंट नहीं है, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, नो। ऐसे मैंने आपसे बोला कि मैं प्यार करता हूँ, भाई कितना प्यार करता हूँ, कोई मेजरमेंट है उसका, नहीं। इसका मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी है अपन की, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अब नेक्स्ट चलते अपन फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। वैसे ये फिजिकल क्वांटिटी वाला जो टॉपिक है ये अपन यूनिट एंड डायमेंशन में डिटेल से पढ़ते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन का स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये जनरली दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है अपन की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी होती है अपन की डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
अब इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी? तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं स्टूडेंट जिनको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर फ्री फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी। इनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिख सकते हो आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए अन्य फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल देखो, ये आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप की होती हैं। फिक्स है, 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों यदि मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल की बात करूं तो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन से होंगे? पढ़ा हुआ है आपने 9th 10th में, तो बताओ इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? देखो मास, मास जो अपन की फिजिकल क्वांटिटी है इसको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मास को अपन कैसी फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा अपन का डिस्टेंस, नेक्स्ट अपन का टाइम, नेक्स्ट अपन का टेम्परेचर, करंट, ये सब अपन की कैसी हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी प्रकार एक आता है इंटेंसिटी और एक आता है पदार्थ की मात्रा। ये क्या था? पदार्थ की मात्रा। तो नेक्स्ट अपन का पदार्थ की मात्रा, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो देखो ये 7 जो अपन की ये फिजिकल क्वांटिटी है इनको अपन क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये अपन समझ के फंडामेंटल के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ये 7। सेकंड आता है अपन का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ? देखो नेम से पता लग रहा है डेराइव्ड मतलब जिनको अपन दूसरे की हेल्प से क्या कर रहे हैं? परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिख लो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से, हेल्प से डिफाइन किया जाता हो, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। अब बच्चों इनके यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, माना कि मैंने लिखा स्पीड। देखो 9th क्लास में आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कैसे? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो स्पीड अपन की डेराइव्ड हुई है किस से डेराइव्ड हुई है? डिस्टेंस और टाइम से। अच्छा ये डिस्टेंस और टाइम दोनों कैसी क्वांटिटी है अपन की? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला से अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। तो देखो स्पीड अपन की कैसी है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार अपन का क्या देखो फोर्स, ये फोर्स बराबर क्या होता है अपन का? m इंटू ए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है फोर्स का फॉर्मूला। तो देखो m तो कैसी का क्वांटिटी अपन की? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और a को भी अपन a क्या होता है अपन का? एक्सलेशन, त्वरण। तो एक्सलेशन त्वरण को भी अपन किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये त्वरण का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। तो बताओ ये बेसिक सा जो डिफरेंस है दोनों में, ये आपको समझ में आया है नहीं आया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? अब देखो आगे अपन चलते हैं अपन के चैप्टर पर, वेक्टर। देखो मैंने आपको बोला
कि मास कितना है अपन का 5 kg। ये मैंने आपको बोला मास कितना दे रखा है आपको, माना कि 5 kg। और एक सेंटेंस मैंने आपको बोला कि मैं 5 किलोमीटर चला या मैं 5 किलोमीटर चला। मुझे तो मास 5 kg है, ये अपन का सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं? यस। पर मैंने जो सेंटेंस बोला मैं 5 किलोमीटर चला, ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या? भाई मैं कौन सी डायरेक्शन में चला, इधर चला या इधर चला या इधर चला, तो इस कंप्लीट सेंटेंस है क्या? नहीं। इसका मतलब कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए मुझे क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्शन। तो देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्शन के अनुसार अपन फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्टों में बांटते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं अपन के? एक तो होता है अपन का स्केलर और दूसरा होता है अपन का वेक्टर। डायरेक्शन के हिसाब से अपन फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्टों में बांट रहे हैं? 2 पार्टों में। एक होता है अपन का स्केलर और एक क्या होता है अपन का वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये अपन देखेंगे। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में को कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी देखेंगे, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है ये भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो स्केलर को अपन बोलते हैं अदिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश। तो देखो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है और वेक्टर फिजिकल जो क्वांटिटी है, ये अपन ने फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के हिसाब से 2 पार्टों में बांटा है। तो पहला अपन का है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, कोई भी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी? किस किस की आवश्यकता होगी डिफाइन करने के लिए? एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को अपन बोलते हैं परिमाण। और बताओ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी क्या? नहीं। डेफिनेशन है, याद करनी है। डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो देखो स्केलर वे फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनको डिफाइन करने के लिए ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, कोई भी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब यदि मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, तो बताओ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या होंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मास 5 kg है किसी ऑब्जेक्ट का। तो बताओ ये कंप्लीट सेंटेंस था, मतलब मास को डिफाइन करने के लिए मुझे कोई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी क्या? नहीं। इसको मतलब मास कैसी क्वांटिटी होगी अपन की? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार डिस्टेंस जो होती है अपन की वो भी कैसी होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों। इसको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है अपन का स्पीड। तो ये जो अपन की फिजिकल क्वांटिटी है ऐसी, इनको अपन क्या बोल रहे हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और भी लिख सकते हैं एनर्जी। अच्छा, और जो एग्जाम्पल अपन जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे उनमें अपन देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। ये आप याद रखो कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, और लिख लो जैसे कि टाइम। तो ये सब कैसी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ये थी जिनके लिए डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी, ओनली और ओनली क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड।
इसी सीरीज में दूसरा अपन का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बच्चों, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन, इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन की भी आवश्यकता होती है। तो बताओ, वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, इनको डिफाइन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होगी? एक तो मैग्नीट्यूड, और साथ में किसकी आवश्यकता होगी? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। तो डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? लिखो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, वे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल की यदि बात करें तो फिर बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं 5 किलोमीटर चला, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता थी? डायरेक्शन की, कि मैं किधर चला। तो सबसे पहली जो बात आती है, इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल आता है, अपन के डिस्टेंस कैसी थी? स्केलर। तो डिस्टेंस का ये दूसरा नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि होगी अपन की? कैसी क्वांटिटी होगी अपन की? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन की। इसी प्रकार फोर्स जो है अपन का, ये भी कैसी है बताओ? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। माना कि मैंने बोला कि मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी कि इधर लगाया या इधर लगाया, किधर ऊपर लगाया, किधर लगाया, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी कौन कोई। इसको फोर्स कैसी राशि है अपन की? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड कैसी थी बताओ अपन की? स्केलर। पर वेलोसिटी कैसी राशि होती है? वेक्टर होती है। नेक्स्ट आता अपन का फोर्स के लिए अपन ने लिखा था F बराबर ma। तो ए क्या था अपन का? एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो अपन का एक्सेलरेशन जो होगा त्वरण, ये कैसी राशि होगी अपन की? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 2-4 एग्जांपल आप याद रखो। फाइनली अपन को डेफिनेशन याद रखनी है। वेक्टर के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की। जबकि स्केलर के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन का कि वेक्टर और स्केलर को अपन फिजिक्स में पहचानेंगे कैसे। माना कि अपन को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को देखकर मैं पता कैसे लगाऊंगा कि ये वेक्टर है या स्केलर। तो देखो बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट, वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अपन फिजिकल क्वांटिटी को देखते ही पहचान लें कि ये वेक्टर है या फिर स्केलर। अच्छा, अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, यदि क्वांटिटी वेक्टर ना होगी तो कौन सी होगी? स्केलर। तो देखो बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, मुझे पता है वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और किसकी? डायरेक्शन की। मुझे एक चीज बताओ, डेली लाइफ में अपन डायरेक्शन किसके द्वारा बताते हैं स्टूडेंट? जनरली एरो के द्वारा बताते हैं। भाई कहीं पर भी अपन को डायरेक्शन देखनी है तो आपने मार्केट में भी लगा हुआ देखा होगा कि ऐसा यदि चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब वो किसको बता रहा है अपन को? डायरेक्शन को। तो देखो, वेक्टर को प्रदर्शित करने का जो तरीका, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो अपन किसके द्वारा करते हैं? लाइन विद एरो। किसके द्वारा करते हैं? लाइन विद एरो। तो आप लिख सकते हो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन, और लाइन के साथ में क्या लगाते हैं अपन? एरो। जैसे कि देखो, मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं। ये रहा, बताओ, ये लाइन है और साथ में क्या लगा हुआ अपन का? एरो। तो ये जो अपन का चिन्ह है, ये जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम को अपन यूज करेंगे
किसको प्रदर्शित करने के लिए? वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए। अब बच्चों इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट अपन की फिजिकल टर्म्स हैं, उनको देखो। बच्चों ये जो अपन का एरो वाला पॉइंट होता है, ये जो अपन का एरो वाला पॉइंट है, इस एरो वाले पॉइंट को अपन इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं? हेड। सिर्फ ऐसे ही अपन का ये पीछे वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? टेल, पूंछ। अच्छा, इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में जो ये अपन का हेड है या फिर एरो है, वो अपन को किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि ये एरो क्या बताएगा अपन को? एरो क्या बता रहा है? वेक्टर की डायरेक्शन को। या फिर ये किसको दिखा रहा है अपन के? डायरेक्शन को। और बच्चों ये जो लाइन की लेंथ है अपन की, ये जो लाइन की लेंथ है, ये लेंथ किसको बताती है अपन को? उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ लाइन ये किसको बताएगी? फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। तो ये इंपॉर्टेंट से अपन की पॉइंट है, इनको याद रखना कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में जो अपन का एरो होगा वो किसको बताएगा? फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को। और ये लेंथ ऑफ लाइन जो होगी, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको प्रदर्शित करेगा। बच्चों ये समझ में आया है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कौन से वाले चिन्ह के द्वारा लिखूंगा? इस वाले चिन्ह के द्वारा लिखूंगा मैं, वेक्टर एरो विद लाइन। अब देखो मैथमेटिकली मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है तो बच्चों मैं उसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखो मैंने मान लिया कि माना कि ए अपन की कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ए क्या अपन की कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या अपन की वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब यदि मुझे इस ए को मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो इसका एक तरीका होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मुझे मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी के इंग्लिश नेम के फर्स्ट वर्ड के ऊपर में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो अपन का चिन्ह था उसको लगा देता हूं। तो देखो मैथमेटिकली कैसे इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा? तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ A in form of vector। तो देखो ये कैसे करेंगे अपन? मैंने क्या बोला, जो अपन को फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उस फिजिकल क्वांटिटी के इंग्लिश नेम के फर्स्ट वर्ड के ऊपर अपन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो अपन का डायग्राम था उसको लगा दीजिए। देखो किस तरीके से, ये अपन की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का ये इंग्लिश नेम का फर्स्ट वर्ड है माना कि, तो इस फर्स्ट वर्ड के ऊपर मैं ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का चिन्ह लगा दूंगा। तो ये जो अपन की फिजिकल क्वांटिटी है इस तरीके से जब मैं लिख रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक अपन को क्या दिख रही है? वेक्टर। अच्छा, इसको रीड करने का तरीका क्या होता है? तो इसको अपन पढ़ेंगे ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? ए वेक्टर। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो अपन का लाइन और एरो दे रखी है, मतलब ये एरो जो है वो
डायरेक्शन को बता रहा है इधर। भाई इस वाले डायग्राम को देखकर कौन कौन बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर है, ये गलत बात है। भाई ये अपन ने लगा रखा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ये तो सिर्फ अपन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। अच्छा, अलग से यदि बना हुआ है कहीं तब अपन बोलेंगे कि ये जो है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी कैसी अपन की वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। चलो वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया सबको। अब देखो मैं एग्जांपल कराता हूँ, कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ और उनको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं। देखिए इधर एक टेबल बना लो, इधर लिख लेना फिजिकल क्वांटिटी, और इधर लिख देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in form of vector। इधर देखो माना कि अपन की कोई फिजिकल क्वांटिटी है b, इस b को मुझे मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला कि जो इंग्लिश नेम का फर्स्ट वर्ड है, माना कि मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके सबके इंग्लिश नेम के फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ। तो देखो इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट वर्ड है उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है, डायग्राम है, उसको लगा देंगे। तो ये क्या बन गया अपन का बी वेक्टर। इसी प्रकार माना कि अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी है एफ, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो एफ के ऊपर अपन ने वो चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या बन गया एफ वेक्टर। माना कि अपन की कोई है डी, तो डी को कैसे लिखेंगे, देखो डी के ऊपर मैंने चिन्ह लगा दिया, तो क्या बन गया डी वेक्टर। तो इस तरीके से अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बात समझ में आई या नहीं। तो ऐसा यदि अपन को कहीं पर भी लिखा हुआ मिल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी का नेम, और नेम के ऊपर क्या लगा रखा अपन ने, रिप्रेजेंटेशन का चिन्ह, तो अपन डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि ये अपन की फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। और खाली ऐसा लिखा हुआ है और चिन्ह नहीं लिख रहा है, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, अपन की स्केलर। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हम इतनी देर से मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, परिमाण। देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है वो मास, और मास की आपको वैल्यू दे दी है माना कि 5 kg। तो देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी दी है मास, और मास की वैल्यू दी है 5 kg, तो इसमें जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है, इस मैथमेटिकल वैल्यू को अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। किसका, मास का। इसी तरीके से माना कि आपको कोई फोर्स फिजिकल क्वांटिटी दी है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन में जो अपन की मैथमेटिकल वैल्यू है, उस मैथमेटिकल वैल्यू को क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट अपन, मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या निकाल सकता हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसकी एब्सोल्यूट मैथमेटिकल जो वैल्यू होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी जो एब्सोल्यूट मैथमेटिकल वैल्यू होगी, उस एब्सोल्यूट मैथमेटिकल वैल्यू को अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ absolute mathematical value of any physical quantity is known as magnitude। absolute mathematical value of any physical quantity is known as मैग्नीट्यूड। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी अपन की
उसकी एब्सोल्यूट मैथमेटिकल वैल्यू जो होगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल देखो, माना कि आपको दिया है मास कितना दे रखा है 4 kg, तो जो 4 है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। दूसरी है माना कि अपन की कोई फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो जो ये मैथमेटिकल वैल्यू है 10, इसको अपन ने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है अपन का, एब्सोल्यूट मैथमेटिकल वैल्यू। बच्चों ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।